Hello everyone, welcome again to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss about simple microscope और मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम कई बार मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख पाओ। फॉर एग्जांपल जो इतने भी बैक्टीरियाज होते हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बना किससे होता है। इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब काफ़ी जल्दी वो फोकस करा दे ऑब्जेक्ट से आए हुए इंसिडेंट रे को। देखिए, एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बाद में ये बना के देता है हमें, और वो ऑब्जेक्ट जो है, मतलब वो इमेज जो है, सॉरी, वो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मौजूद होता है। दैट इज़ वाई सिंपल माइक्रोस्कोप को कई बार हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। यानी कि आपके पास, अगर आसान भाषा में मैं आपसे बात करूं, तो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस होता है। ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इसका फोकल लेंथ जो होता है वो छोटा होता है, तो बहुत जल्दी ये फोकस कर देगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आने वाले जितने भी बहुत जल्दी ये फोकस कर देगा। फोकल लेंथ इसका काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अब जितना जल्दी ये फोकस कर देगा उतना ही बढ़िया ये आपको मैग्नीफाइड इमेज देगा। ठीक है, आपने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका फोकल लेंथ जो होता है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब आपको डाइवर्जिंग का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो उसके वजह से जो इमेज आती है वो एक तो वर्चुअल आती है। वर्चुअल आती है मतलब कि वो इस तरफ आएगी इमेज, ठीक है। उसके बाद वो इरेक्ट आएगी, इरेक्ट मतलब सीधी आएगी इरेक्ट, और मैग्नीफाइड आती है हर बार। ये इसका स्वभाव होता है, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को हम समझते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप दिखेगा कैसा। देखिए, एक इस प्रकार से सिंपल माइक्रोस्कोप दिखता है, ठीक है। मान लीजिए कि ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना है, बड़ा करके जूम करके देखना है। इस तरफ आपकी आंखें हैं। अब ये लेंस है, इस पर ध्यान से देखना आप। ए बी ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे इसके तरफ निकल के आएगी, सॉरी। तो ए बी इंसिडेंट रे से एक इंसिडेंट रे ए बी ऑब्जेक्ट से, सॉरी, इंसिडेंट रे इस तरफ निकल के आएगी, बिल्कुल बीचों बीच जाएगी, और उसके बाद इस फोकस से पास कर जाएगी, राइट। हमेशा एक इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है, दूसरी इंसिडेंट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, राइट। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है उसका रिफ्रैक्टेड रे भी इसी तरफ होता है, इस तरफ आप एक्सटेंड कर दो। और जो ये फोकस से पास हुआ है इसका भी रिफ्रैक्टेड, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। जहाँ पे दोनों ये रिफ्रैक्टेड रे मिल जाएंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज बन जाएगा आपका। तो ए डैश बी डैश आपका इमेज है किसका, ए बी का, ठीक है। तो देखो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा इमेज दे रहा है और आपकी आंखों को यही वाला इमेज दिखता है जो कि आपकी आंखों से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मौजूद होता है, डी डिस्टेंस पे मौजूद होता है। चलिए, तो इसी को समझते हैं किस प्रकार से इसकी डेरिवेशन करेंगे। नाउ ए डैश बी डैश जो है वो ऑलरेडी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मौजूद है, यानी कि आपका जो इमेज है वो कहाँ मौजूद है, डी पे मौजूद है, आपकी आंखों से लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मौजूद है। कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि देखिए, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो रेशियोज होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये अल्फा दिख रहा है, छोटा सा एंगल, ये अपने ऑब्जेक्ट ने, इसने सबटेंड किया, राइट। ये अपने ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया है, ठीक है। और ये जो बीटा देख रहे हैं आप, ये बीटा आपके इमेज ने सबटेंड किया है। तो यार, ये इमेज का और ये ऑब्जेक्ट के एंगल के रेशियोज को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। यानी कि मुझे अगर m लिखना हो तो m मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, m इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। कुछ लोग का सवाल होता है कि ये अल्फा ये कैसे सबटेंड कर रहा है, इस ट्राइंगल में तो यार इस लाइन का कुछ लेना देना नहीं है। तो इस वाले को उठा के आप यहाँ पे रखो, A1 तक रखो केवल, तो इनकी लेंथ और इनकी लेंथ बराबर है। अब इस लाइन को यहाँ पे मिलाने की कोशिश करो, तो अब बना रहा है ना अल्फा, ये वाला ट्राइंगल पूरा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए डैश सी और बी डैश, ए डैश और सी और बी डैश, ठीक है। ये जो है ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इसमें ये वाला एंगल है बीटा, बड़े वाला एंगल है बीटा, ये इमेज का एंगल है। और ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया है आपका एंगल अल्फा, वो है A1 सी और बी डैश, ठीक है। A1 बी डैश और सी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये है अल्फा एंगल, राइट। मैग्नीफिकेशन हमेशा मैंने पीछे भी बताया आपको कि वो होता है बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो यार, इसी बीटा और अल्फा को आपको किसी एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी एंगल है, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि स्मॉल एंगल एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस, उसको हम tan थीटा के तौर पे लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोई एंगल है, वो है थीटा, सपोज करिए वो है थीटा। थीटा के आगे अगर आप tan भी लगा देते हो अपने आप से तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थीटा और tan थीटा एक ही बात होती है अगर एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हो तो, ठीक है। तो ये स्मॉल एंगल में इनके मायने इतने रहते नहीं हैं। चलिए, अब आगे करते हैं इस चीज़ को कंटिन्यू, इसको रब कर देता हूँ मैं।
तो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीफिकेशन हो गया यहाँ पे मैं tan ऊपर और नीचे tan कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। अब अलग से निकालो tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको tan बीटा कैसे निकलेगा। tan बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में जहाँ पे बीटा मिल रहा है, परपेंडिकुलर आपका है यहाँ पे ए बी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बीटा के केस में अगर आप आ जाते हैं तो परपेंडिकुलर आपको मिलता है ये ए बी, राइट, और परपेंडिकुलर आपको मिल गया ए बी, और बेस जो है वो आपको मिल जाता है सी बी, ठीक है, ये आपको सी बी मिल गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दिख गया। इस वाले में अगर मैं मानूँ एंगल ये बन रहा है बीटा, तो इसमें परपेंडिकुलर है ए बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, राइट, ये हो गया ए बी, और हमारे पास बेस है यहाँ पे ये बी सी, तो ये मैं बेस लिख देता हूँ बी सी या सी बी, जो मर्जी आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अल्फा के केस में चलते हैं। अल्फा के केस में ये है इसका परपेंडिकुलर, तो यार ये हो गया ए वन बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी डैश, ठीक है, ये हो गया आपका tan अल्फा। अच्छा, ए वन बी डैश को हम कई बार ए बी भी लिख सकते हैं, ए वन बी डैश को आप ए बी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने ए बी रिप्लेस कर दिया इसकी जगह पे, नीचे सी बी डैश है, बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा की वैल्यू ये रही। आप वापस से इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से उठा के सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो आपके पास डेरिवेशन करने के लिए कुछ डिटेल्स हो जाएंगी। देखो आगे कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन चल रहा था, इसी इक्वेशन में हमें बीटा और अल्फा निकाल चुके हैं। अब आप मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लिखो, m इज़ इक्वल टू tan बीटा क्या आया है अपना, tan बीटा आया है ए बी डिवाइडेड बाई सी बी, और tan अल्फा क्या आया है, tan अल्फा आया है ए बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सी बी डैश ऊपर चला जाएगा और ए बी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है, ए बी डिवाइडेड बाई सी बी मल्टीप्लाई बाई ये सी बी डैश ऊपर चला गया तो सी बी डैश ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई ए बी से ए बी कट जाएगा, इस ए बी से ए बी कट जाएगा तो बचेगा सी बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी। अब सी बी डैश की बात करते हैं, ये है सी बी डैश जो है आपका डी है, सॉरी हाँ जी, सी बी डैश की जब हम बात करेंगे तो सी बी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे सी बी डैश है माइनस ऑफ वी, राइट। सी बी डैश जो है आपका इमेज बन रहा है, तो ये सी बी डैश जो है वो माइनस ऑफ वी है। वेयर इज सी बी डैश, राइट, दिस इज सी बी डैश माइनस ऑफ वी। और सी बी की बात करते हैं तो सी बी है माइनस ऑफ यू। आप ये सी बी देखो, ये है माइनस ऑफ यू, इस तरफ है तो सब कुछ नेगेटिव होगा। चलिए लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1/v की वैल्यू जब आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे समझ, एक काम कर लो ना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दोनों तरफ से v से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई करा दो v से। तो इस पूरे इक्वेशन को इधर से भी मतलब हम v से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब समझिए एक बात को, जब आप यहाँ पे v से मल्टीप्लाई कराएंगे तो v से v कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v/u, तो ये आ गया v/u, और यहाँ पे आ गया v/f। कारण मैं आपको समझाता हूँ, v/u जो होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है, हमेशा से मैग्नीफिकेशन रहा है। तो ये v/u की जगह आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस जगह पे आप मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो आपने मैग्नीफिकेशन लिख दिया। चलिए बाकी v/f जो है वो अपनी जगह पे एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब देखिए इस इक्वेशन को टर्न अराउंड कर लेते हैं, तो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिख के देखते हैं 1/m इज़ इक्वल टू v/f, ठीक है। तो आगे अगर मुझे लिखना हो मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन आएगा v/f माइनस का 1, राइट। तो नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, हमने गलत कर दिया। हम यहाँ पे 1 माइनस का m इज़ इक्वल टू v/f, यहाँ तक क्लियर था। अब अगर मुझे मैग्नीफिकेशन लिखना है, निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन को मैं इधर भेज दूंगा और इसको इस तरफ ले आऊँगा, राइट। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस का 1/v इज़ इक्वल टू 1/m। यही सेम चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। तो आपको मैग्नीफिकेशन मिल गया, ये मैग्नीफिकेशन था, ये आपने निकाल लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बट हमें ये भी पता है कि v जो है वो माइनस ऑफ डी भी है, ठीक है। हमें ये भी पता है साथ में कि जो आपका ये v है, ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, ये माइनस ऑफ डी भी है, लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आंसर निकल के आया था मैग्नीफिकेशन का, क्या निकल के आया था, m इज़ इक्वल टू 1 माइनस v/d। इस v की जगह हम माइनस ऑफ डी पुट कर देंगे। तो जब माइनस ऑफ डी पुट करेंगे हम, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन निकल के आ जाएगा 1 प्लस में d अपॉन में, सॉरी यहाँ पे f था, इस जगह पे f था नीचे, ठीक है, यहाँ पे तो f लिख देते हैं हम, ठीक है, d अपॉन में f,
राइट। ये होता है मैग्नीफिकेशन। कहाँ कहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे वॉचेज में यूज़ किया जाता है, ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है, ताकि चीज़ों को मैग्नीफाइड करके देख सके। साइंस लैबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इससे जो इमेज आती है वो बहुत ब्राइट और शार्प आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो काफ़ी क्लोज होता है, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है ह्यूमन आई के हिसाब से, ह्यूमन आई के हिसाब से। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।